नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक पे। तो दोस्तों चलते हैं आज सेशन की तरफ। मैथ्स स्पेशल टॉप 15 सवाल होते हैं, आप लोग को भली भांति पता होगा। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ हम लोग सॉल्व इसको देखेंगे बिना पेन उठाए। नोट पेन तो पिक अप द पेन। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बिना पेन के भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रयोक्ताओं के लिए, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी या रेलवे या एसएससी या बैंकिंग कहीं भी कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैथ्स सबके लिए कॉमन होता है। ये टॉप, ये क्लास आपका 5 है, ऑलरेडी 4 क्लास हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके इस सब क्लास को देख लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाइए पल पल अपडेट के लिए। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। अब कमिंग एग्जाम जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी टेक स्टेट्स एग्जाम हो, चाहे ईटीसी हो या आरआरबी जेई हो, जिसमें भी मैथ्स सबके लिए एक है मेरे दोस्त। सबके लिए पॉसिबल लिखना लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ईटीसी यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आप लोग को समझना चाहिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा और पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ कॉमन साइंस और कुछ फैक्टर के द्वारा हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? वो सबसे छोटी 4 अंक की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 4 अंकों की छोटी संख्या। 12, 16, 20 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 9 बचता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मेरे भाई, कोई भी संख्याओं को हम यदि भाग देते हैं, यदि शेषफल यदि बच जाए, यदि उस संख्याएं में शेषफल को माइनस कर दें, तो वो संख्याएं पूरी तरह 12, 16, 20 से विभाज्य हो जाए। इतना बात मानते हैं आप? ठीक है, यानी कि ये जो संख्याएं दिया गया है मेरे दोस्त, इसी में तो 12, 16, 20 से भाग देने पर 9 शेष बचता हो। यदि यही संख्या में हम 9 माइनस कर दें तो ये संख्याएं 12, 16, 20 से पूरी तरह विभाज्य हो जानी चाहिए नहीं। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। यदि इसमें हम 9 माइनस कर देते हैं तो क्या मेरे पास 1040 निकल के आया? जी आया। क्या ये 12 से विभाज्य हो सकते हैं? क्या ये 12 से विभाज्य हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है, ये उत्तर नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर द्वारा सॉल्व करना। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर। पहला नंबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरे नंबर चलते हैं। यदि इसमें हम 9 शेष बच रहा है, यदि 9 माइनस कर देते हैं तो 1208 हो गए। क्या 1208 12 से विभाज्य हैं? अरे क्या 1208 12 से विभाज्य हैं? कभी विभाज्य नहीं है, दो ऑप्शन भी नहीं हो सकते हैं आपका। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नंबर चलते हैं। यदि -9 कर देते हैं तो क्या मेरे पास आया 1200। क्या 1200 12 से विभाज्य है? जी 100% है, ये हो सकता है। यदि इसमें 9 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1008। क्या 1008 12 से विभाज्य है? जी हाँ, हो सकता है। यानी कि यहाँ तक मेरे दोस्त, यहाँ तक आने का फायदा ये होगा कि दो ऑप्शन आप ऑलरेडी ऑलरेडी आप इसको गायब कर चुके हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑप्शन दे रहे थे आंसर, यानी उसका 50% भी तैयारी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचा। तो ये दो 1200 और 1008 ये तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो 1200 से तो विभाज्य हो रहा है, 12 से भी और 20 से भी और 16 से भी। क्या 1008 20 से कभी विभाज्य हो पाएगा मेरे दोस्त? क्योंकि 20 के इकाई डिजिट पे 0 है, तो इसके भी इकाई डिजिट पे 0 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं है। तो उत्तर आपका एक ही निकल के आ रहा है, 1200 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? ठीक है, कोई एलसीएम नहीं निकालना है, किसी को माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा बताएं। तो मूल संख्या का अनुपात क्या था मेरे दोस्त? तो आप बोल सकते हैं 5x था और 8x था। यही तो था मूल मूल संख्या का अनुपात। साफ साफ दिख रहा है कि 5x और 8x था। ठीक है, तो क्या खोजा रहा है? मूल दो संख्याओं का योग खोजा रहा है, तो यानी कि इसका भी योग 13x के बराबर होनी चाहिए। जो भी संख्या का आंसर होगा मेरे दोस्त, दो मूल संख्याओं का जो भी योग होगा वो 13x के तो मल्टीपल होगा, यानी कि वो संख्याएं x के जगह पर कुछ तो फैक्टर होगा कि 13 से गुणनफल होगा, यानी कि जो भी उत्तर आएगा वो 13 से विभाज्य होनी चाहिए या होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। तो 13 से विभाज्य कहाँ कहाँ हो रहा है? क्या ये 13 से विभाज्य? 13 पैसे पैसा 13, हाँ ये विभाज्य, ये हो सकता है। क्या ये 13 से विभाज्य 13 पैसे पैसा? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। 13 से जी हाँ हो सकता है। क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यानी 4 ऑप्शन गया आपका। आपका दूसरा ऑप्शन गया। पहला और तीसरा ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन है। क्या पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है? तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले हम तीसरा ऑप्शन पकड़ते हैं 650। क्यों तीसरा ऑप्शन पकड़ें? क्योंकि ये थोड़ा सा इजीली इसको गुणनफल करने में होगा, क्योंकि 650 है। यानी कि हम मान लेते हैं तेरे एक्स जो है मेरे पास वैल्यू मेरे दोस्त, ये 650 के बराबर है। अरे यही है ना 650। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 13 पैंसठ 50। तो यदि एक्स का वैल्यू 50 निकल गया तो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं 250, इसका वैल्यू बोल सकते हैं हम 400। ठीक है, ये मूल संख्याएं हैं, याद रखिएगा ये मूल संख्या है। इसका अनुपात लीजिएगा तो 5 8 आएगा। ठीक है, अब यदि हम इसमें 13 जोड़ दें पहली संख्या में तो कितना आ गया? 263। दूसरी संख्या में यदि हम 6 माइनस करते हैं तो कितना आ गया? 300
94 आएगा कि नहीं। क्या इन दोनों का अनुपात 4:6 के बराबर होगा। साफ साफ बोला जा रहा है ना कि इसमें ये संख्या जोड़ा जाए और ये संख्या घटाया जाए तो ये अनुपात आना चाहिए। क्या ये अनुपात 4 और 6 के बराबर आएगा। कभी नहीं अनुपात आएगा, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। क्या 4 से 263 भाग लग सकता है, कभी नहीं लग सकता, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। और यदि आप इसको प्रूव्ड करना है कि आखिरकार ये प्रूव्ड करना है मेरे दोस्त, क्या ये हकीकत में है या नहीं है, तो ऑलरेडी आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ 50x रखे थे तो आप इसको यहाँ सिंपली 663 रखिए। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 13×5 = 13 का 13 51 निकल गया। तो 51 तो 5x का वैल्यू तो मेरे पास निकल जाएगा, तो 5 5 × 5 = 25 255 निकलेगा, यानी इसका 8 8 × 5 = 40 408। ठीक है, पहली संख्या में 13 हम जोड़ते रहे, कितना आ जाएगा 8 4 248। दूसरी संख्या में यदि 6 माइनस कर देते हैं कितना आ जा रहा है 402। क्या ये संख्याएं का अनुपात 4:6 होगा, यानी 4:6 का मतलब है ये संख्याएं 4 और 6 से, यदि 4 को 248 से कटाएं जो भी भागफल होगा और 6 से 402 को कटाएंगे जो भी भागफल होगा वो बराबर होगा। तो इसको 6 चौके 24 6 दूनी 8 62 हो गया, 6 4 36, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया कैलकुलेटिव में। तो यहाँ आप इसको योग करके ना मेरे दोस्त यहाँ 268 होगा। ठीक है, तो क्या ये संख्याएं 4:6 के अनुपात में होगा, तो 4 छके 24 4 7 28 यानी 67 से कट रहा है ये। 6 बार में 6 4 36 6 42 यानी कि सेम 67 67 यानी कि इसका वैल्यू 4:6 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार आंसर यहाँ पे चलेगा, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था। जब 3 ऑप्शन छटा गया मेरे दोस्त, जब 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकता है तो ये चौथी लास्ट तो ऑप्शन बचा है, चौथी तो यही हो सकता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार अपडेट्स के लिए, इसी प्रकार सॉल्व के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, कितना कम समय में रहते आप मैथ्स को सबसे हाई लेवल पे आप एग्जाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं या फुल में फुल मार्क लेना चाहते हैं, इस विधि आपको आना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये विधि जब तक नहीं आए तब तक आप मैथ में फुल नहीं उठा सकते। हाँ, 23 नंबर ला सकते हैं, 22 नंबर ला सकते हैं, 20 नंबर ला सकते हैं, बट 25 में 25 लाने के लिए कुछ आपको अलग फैक्टर लगाना होगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। बोला गया है किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंक 780 चाहिए। ठीक है, एक परीक्षा हो रहा था, उसमें यदि पास आपको होना है, कितना फुल अंक है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यदि आपको पास होना है तो आपको 780 नंबर लाना होगा। ठीक है, सोनल ने एग्जाम दिया था, इसने 728 नंबर लाया और 5% जो नंबर था उसके उसके बिना ये अधूरा हो गया, यानी कि ये फेल हो गया। 5% और नंबर लाते तो ये पास हो जाता। तो आपसे ये पूछा गया परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम कुल अंक कितने, यानी कितने नंबर के प्रश्न है ये आपको बताना। ठीक है, कितना नंबर चाहिए था इसको पास होने के लिए, 780 नंबर चाहिए था। ठीक है, कितना नंबर चाहिए था ना मेरे दोस्त, 780 नंबर चाहिए था। ठीक है, इसने कितना, सोनल ने कितना नंबर लाया, 728 नंबर लाया और 5% से ये फेल हो गया, यानी कि बोल सकते हैं यदि 5% नंबर इसका आ जाता तो ये बराबर हो जाता, यानी 780 के बराबर हो जाता है, यानी कि ये पास हो जाता। ठीक है, यानी ये अभी फेल है, अभी फेल है। 728 नंबर ला के भी ये फेल है, यदि 5% और नंबर लाता तो ये पास हो जाता। साफ साफ बोला गया 5% अंक से फेल है, यानी 5% लाता तो ये पास हो जाता। तो बस कुछ मत कीजिए, 5% का वैल्यू यहाँ बराबर है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, 780 में 728 जाएगा, 52 चला जाएगा। 100% आपका हमेशा 100% आपका जो है कुल अंक निर्धारित करेगा। ये मूलधन है तो मूलधन निर्धारित करेगा, तो 5 से ये 20 चले जाएगा, तो 20 से ये 4 5 दूनी 10, यानी 1040 कुल अंक आपका एग्जाम था। तो 1040 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, 1040। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, यानी 780 नंबर इसको चाहिए था, तो ठीक है भाई 780 नंबर आप लाइए, लेकिन इसने 728 नंबर लाया, 5 अंकों से फेल हो गया। यदि इसमें ये जुड़ जाता तो ये इसके बराबर अंक आ जाता। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बिना कुछ लेट किए। चले, चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया निर्धारित किया गया था, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न यदि आ जाए मेरे दोस्त कि अंकित मूल्य भी दिया रहे और अंकित मूल्य से बढ़ा के मूल्य और अंकित मूल्य पर छूट भी दे रहे हो, और यदि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा हो, तो इसमें साफ साफ निर्भर पड़ता है मेरे दोस्त अंकित मूल्य से इसको कोई लेना देना नहीं। समझ गए। हाँ, यदि ये रुपया में रहता तो अंकित मूल्य से 100% लेना देना, लेकिन ये परसेंटेज है तो इससे कोई लेना देना नहीं। इसके जगह पर हम 100 माने 50 माने 1 माने कुछ भी माने, तो हमेशा लाभ प्रतिशत बराबर है। जितना 3100 का आएगा उतना, जितना भी हम माने उतना ही। समझ गए। तो इस प्रकार प्रश्न में यदि लाभ परसेंट पूछा जाए तो आप जो भी अंकित मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, हाइड करके आगे का प्रोसेस करना। तो आप यदि
क्रय मूल्य से 25% छूट अंकित किया, फिर इसे 12% पे छूट पे बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत तो एकल छूट तो आप निकालने जानते होंगे। एकल छूट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। यही तो एकल छूट आप निकालते हैं कि टोटल छूट कितना हुआ, टोटल क्या हुआ, तो इसी पे आपको बैठाना है। तो 25% अधिक अंकित किया 25, ठीक है। फिर 12% की छूट पे बेचा जा रहा था, यानी -12 प्लस माइनस माइनस हो गया 25 गुना 12 बटे 100। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 चौके 100, 4 या 12 हो जाएगा, यानी कि 25 में 12 जाएगा 13 और 13 में भी 3 जाएगा तो 10, यानी कि 10% इसका टोटल के लाभ हुआ। 10% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो आपको जो भी मूलधन दिया गया है या अंकित मूल्य दिया गया है, इसको आप 1 सेकंड के लिए इग्नोर मान के यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ये रुपयों में दिया रहता तब आपको इसको लेके चलना होता, लेकिन परसेंटेज में दिया गया है तो हम 3100 की जगह पे कुछ भी माने तो मेरा परसेंटेज ऑलरेडी निकल के आ जाएगा 10%, ठीक है। समझ गए, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न, ये आपका प्रश्न एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था मेरे दोस्त, चाहे वो एनटीपीसी ट्वेल्थ लेवल जो सीबीटी 1 हुआ था, सीबीटी 1 हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और ग्रेजुएट लेवल जो आपका मेंस हुआ था उसमें भी ये सवाल देखने को मिला था, और आगे वाले एग्जाम्स में चाहे वो आपका ग्रुप डी हो या ट्वेल्थ लेवल मेंस हो, इसमें भी ये एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसमें चुटकी भर पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप देखे ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ एक अंक है, एक अंक यानी 2 और 4 2 6, यानी कि दशमलव के बाद मेरे दोस्त 6 अंक है। समझ गए, यदि दशमलव के बाद 6 अंक है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद 6 अंक आना चाहिए। नहीं समझे, मान के चलिए 0.1 गुना 0.01 गुना 1 है, तो इसका जब सॉल्व होगा मेरे दोस्त, इसका जब सॉल्व होगा तो क्या होगा, तो यहाँ 1 पे पावर 10 हो गया, 1/10 1/100, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक होगा, यानी 2 और 1 3। कैसे कि ये दशमलव उड़ा के जितने भी इसके आगे संख्याएं थे वही तो आप नीचे लिखे, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे, 1 2 और 4 2 6। अब हम देखेंगे 6 अंक के बाद कहाँ दशमलव पड़ रहा है, तो ये 3 है, ये 3 है, 6 ये हो सकता है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 4 3 7 6 नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। 4 2 6 2 8, ये 6 से ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता है। 2 1 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका एक ही नंबर ऑप्शन बचा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ऑप्शंस एग्जाम्स में जो दिए गए थे सेम टू सेम ऑप्शन आपको उठा के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ इसको बनाने का विधि था मेरे को बताने का, इसको लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि क्या इस प्रकार प्रश्न को आप पेन उठाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, और उठाना भी नहीं है। यदि आप मेरा सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसमें आपको भली भांति पता होगा इस प्रकार से प्रश्न को पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पेन उठाए तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में उसमें आप कहीं ना कहीं समय कटौती कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर, बहुत ही मस्त प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत की भुजाएं 169 मीटर 154 मीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार खेत की परिधि मीटर में क्या होगी, पाई का मान आप यहाँ 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यानी कि एक आयताकार खेत था, साफ साफ बोला गया है, इसकी लंबाई 169 मीटर, चौड़ाई 114 मीटर, ठीक है। और इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है एक वृत्त के एरिया के बराबर है, वृत्त के एरिया के बराबर है। जो इसका जो भी इसका त्रिज्या होगा मेरे दोस्त, ये तो कोई वृत्त होगा, इसका त्रिज्या तो आर होगा ना, यानी कि इसका एरिया बराबर है, तो यानी इसका एरिया यानी आयत का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी ये एरिया साफ साफ बोला गया है बराबर। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक कोई झमेला नहीं, ठीक है। तो यानी इसके बराबर, यानी मैं इसको कर दूं तो यानी लंबाई कितना है 169, चौड़ाई कितना है 154, बराबर यदि इसका वैल्यू हम 22/7 गुना आर स्क्वायर का कर दूं तो इसका मेरा त्रिज्या निकल जाएगा, और यदि इसका त्रिज्या निकल गया तो आपसे जो इससे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से 22 ये से 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या का मान क्या निकला, 2 में 1 लेना है, 2 गो 7 है तो 1 7 आ जाएगा, 13 13 69, 13 13 2 गो है, तो यानी त्रिज्या आपका 91 मीटर चले जाएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका त्रिज्या क्या निकला, 91 मीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अरे आपसे परिधि परिधि तो पूछा जा रहा है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर ही तो होता है, तो यानी 2 गुना 22/7, त्रिज्या आप ऑलरेडी निकाल चुके थे 91 मिनट, यहाँ से 63 91, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, कुछ भी उत्तर आएगा, इकाई डिजिट पे 2 आंसर आएगा, तो इकाई डिजिट पे 2
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन में आपका नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि 572 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन पे मत रहना मेरे दोस्त, हमेशा गधा की तरह मेहनत नहीं करना, कुछ स्मार्ट मेहनत भी करना आवश्यक है रिजल्ट बनाने के लिए, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करना, जहां तक आपका उत्तर आ जाए, चाहे मेरा उत्तर यहीं से आ जाता तो हम यहीं से उत्तर देते, हमको ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। कोई भी परेशानी आ रहा है, कोई भी सवाल में परेशानी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका जो भी होगा उत्तर मैं आपको अलग वीडियो से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, 10 प्रक्षेणों का औसत 40 है। बाद में ये पता गया है कि 50 जो ऐड करना चाहिए अंक, लेकिन वो 33 ही ऐड कर दिया गया। तो इसका फाइनली सही औसत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 10 सिंपल आप सोचिए, 10 संख्याओं का औसत 40 था ना, 10 संख्याओं, ये औसत अंक है, याद रखिएगा। 10 संख्याओं का औसत अंक 40 था, एक संख्या इसमें 50 ऐड करना था, लेकिन एक गधा ने 33 ऐड कर दिया। 33 ऐड कर दिया यानी कि 17 नंबर और ऐड होगा इस संख्याएं में। तो ये संख्याएं रहता तब हम 17 ऐड करके इसका औसत निकाल लेते, लेकिन साफ साफ है ये औसत है मेरे दोस्त, ये संख्याएं ऐड हो रहा है, तो ये औसत में कितना ऐड होगा, तो औसत में टोटल संख्याएं से तो ही भाग दीजिएगा, यानी औसत 1.7 और ऐड होनी चाहिए। तो यानी पहले 40 था, इसमें 1.7 और ऐड होनी चाहिए, यही मेरा सही उत्तर होगा, यानी 41.4 इज 41.7 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। ठीक है, क्यों ऐड हुआ 1.7, इस वजह से ऐड हुआ क्योंकि ये 50 के जगह पर 33 ही लिखा गया था। यदि 50 के जगह पर 50 होता तब तो ये करेक्ट था 40 औसत, लेकिन 50 के जगह पर 33 लिखा गया, तो 17 गया कहाँ, 17 तो भी हमको ऐड करना है, तो 17 डायरेक्ट ऐड ना करके ये औसत है, तो इसमें औसत ही ऐड होगा, तो औसत ऐड होने के लिए आपका कुल अंक से भाग देना पड़ेगा, तभी तो आपको औसत निकलेगा, यानी इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें करेंगे, अच्छा 10 का औसत 40 है, तो यानी संख्याएं टोटल 400 अंक है। ठीक है, इसमें 17 और ऐड होगा मेरे दोस्त, साफ साफ बोला गया, तो 417 होगा, और 10 से भाग दीजिएगा 43। अरे भाई क्यों करने जा, मान के चलिए ये संख्याएं यहाँ छोटा दिया गया था 10, चलिए यही मान के चलिए यहाँ पे 999 संख्याओं का औसत है 8499, तब आप क्या करते, तब आप गुना करते 999 गुना 8499, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रकार प्रश्न में आप चाहे तो जिस प्रकार यहाँ से उत्तर दे रहे हैं, हम इस प्रकार से जो उत्तर दिए, चाहे तो आप इस प्रकार से उत्तर देके और इस प्रकार के उत्तर देके सेम बराबर समय हो जाए आपका, मान सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रश्न में आपका डाटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा डाटा आपका ऐसा सेट किया जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने में दिक्कत है, तब तो आप फंस जाइएगा, फंस जाइएगा ना, तब तो 1 मिनट की जगह 2 मिनट समय लग जाएगा। इसीलिए बोला जाएगा मेरे दोस्त, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट लगाना बहुत जरूरी होता है एग्जाम सॉल्व। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी, सबसे बड़ी संख्याओं को चुनना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, और ये सब जितने भी प्रश्न मेरे दोस्त करवाए जा रहे हैं सब पीवाईपी प्रश्न है, याद रखिएगा, सब पीवाईपी प्रश्न, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे आरआरबी जेई से हो, चाहे वो आईबी से हो, चाहे वो एएलपी टेक हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम दरोगा का हो जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा हो, एक दो प्रश्न हर एक चीज से लेकर आए मेरे दोस्त, इसीलिए हर सभी प्रतियोगिता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्याएं कैसे निकालना है, तो यहाँ देख सकते हैं पावर दोनों, पावर सबका असमान है, अब बेस भी असमान है, तो यदि हमको इसका सबसे बड़ी वैल्यू चुनना है तो हमको बेस समान करना पड़ेगा, तो बेस समान करने के लिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 50, इसी प्रकार कीजिएगा तो 2 पे पावर तो यहाँ ऑलरेडी 100 था ही, 2 पे पावर 4 कीजिएगा 16, इसके ऊपर पावर 25 है, तो यहाँ से इसका कैलकुलेटिव कीजिएगा तो 2 पे पावर 100, इसी प्रकार 2 पे पावर 100, इसी प्रकार 2 पे पावर 100 हो गया। 100 कैसे होगा, क्योंकि यदि पावर के ऊपर ब्रैकेट के बाद पावर हो तो ये दोनों गुणनफल हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि सबका पावर, इसमें तो बड़ी संख्या कोई है ही नहीं, सब बराबर है, तो सब बराबर है तो बराबर पे जाइए ना, बड़ी क्यों ढूंढ रहे हैं आप, बराबर है तो बड़े बराबर पर जाइए, यानी कि 2 पे पावर 100 सब बराबर, समझ गए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 9वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ये प्रश्न बहुत ही पहले बार बार पूछे जाते थे रेलवे एग्जाम्स में, बीच में ये प्रश्न को गुप्त रखा गया था, ये प्रश्न एग्जाम्स में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, एनटीपीसी में ये एग्जाम्स देखने को मिले। ठीक है, एनटीपीसी मेंस में देखने को मिले हैं ये एग्जाम, आरआरबी जेई में भी पूछे गए थे।
तो इसको सबसे आसान विधि करते हैं, कोई लेट नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बोला गया है, एक आदमी एक स्थान तक पैदल चलता है, ठीक है, और अपनी कार द्वारा निरंतर गति बनाए रखने के लिए शुरुआती बिंदु पर लौटता है। इस तरह इसको 6 घंटे 42 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक आदमी था, ये एक मान के चलिए ये पुल था और एक ये पुल था, ये यहाँ से यहाँ टहलता है, तो यहाँ से यहाँ ये पैदल गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ये कार से आया, इसको टोटल समय 6 घंटा 45 मिनट लगा, ठीक है। तो क्या क्या मैं बताया था कि गया पैदल, आया कार से, तो टोटल 6 घंटा 45 मिनट लगा, यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ यदि गाड़ी से चला कर जाता है तो 2 घंटे का लाभ होता है इसे, यानी कि दोनों तरफ यदि कार से ये चलता है मेरे दोस्त, इसको 2 घंटे का फायदा होता है, यानी कि टोटल 4 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यानी 2 घंटे का फायदा का मतलब यही हुआ ना कि 6 घंटे 45 मिनट जहाँ समय लग रहा था, 2 घंटा हम बचत किए, 2 घंटा लाभ किए, तो 4 घंटा 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि दोनों तरफ यदि हम पैदल से जाते और पैदल ही आते तो कितना समय लगता। तो दोनों तरफ पैदल जाने के लिए और पैदल से आने के लिए सबसे पहले आपको एक तरफ से जो पैदल जा रहे हैं तो उसका तो समय ज्ञात होनी चाहिए। यदि एक तरफ जब पैदल, एक साइड से हम पैदल गए, जितना समय लगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो दोनों तरफ कार से जा रहा था तो इतना समय लग रहा था मेरे दोस्त, तो हम पूछ रहे हैं एक एक साइड से कार से जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो यानी इसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी जो जाने में समय लगा हुआ वो आने में भी समय लगा होगा, यानी कि 2 घंटे साढ़े 22 मिनट। क्या बोल सकते हैं ना आप, 2 घंटे साढ़े 22 मिनट इसको सिर्फ जाने में कार से समय लगा। और पहली बार जो ये पैदल और कार से जो गया था मेरे दोस्त, पहली बार जो ये पैदल और कार से गया था 6 घंटा 45 मिनट का समय लगा था, और यदि कार इसमें माइनस, यदि कार से तो ये भी गया टोटल 2 घंटा साढ़े 22 मिनट, यदि इसमें ये माइनस करते हैं तो क्या मैं बता सकता हूँ कि पैदल वाला मेरा निकल जाएगा, यानी पैदल क्या निकलेगा, तो पैदल और कार का कितना था 6 घंटे 45 मिनट, और इसमें यदि 2 घंटे साढ़े 22 मिनट हम अंतर कर देते हैं तो मेरा पैदल का निकल जाएगा एक तरफ से। तो क्या निकलेगा पैदल से, तो यानी 4 घंटे यहाँ निकलेगा और साढ़े 22 घंटे यहाँ निकलेगा, यानी कि 4 घंटे साढ़े 22 मिनट में पैदल एक तरफ से आपको जाना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ बोला गया जाने आने में, तो यानी पैदल पैदल कितना, तो 2 से गुना करना है, 2 से 4 दूनी 8 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो यही आपका उत्तर आ गया, यानी दोनों तरफ से पैदल की ओर जाइएगा तो 8 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, साफ साफ बोला जा रहा था कि पैदल गया, वापस कार से आया, इतना समय लगा, दोनों तरफ कार से जाएगा तो इतना समय लगेगा, तो क्यों ना हम एक बगल कार से कितना समय लगा, एक बगल कार से चलते हैं तो इतना समय लगा, तो यहाँ तो देख सकते हैं पैदल और कार दोनों तरफ, यदि कार वाला माइनस कर दे तो पैदल वाला निकल जाएगा, तो पैदल वाला कितना निकला 4 घंटे 22 मिनट, तो एक बगल जाने में 4 घंटे 22 मिनट लगता है, तो दूसरी तरफ आने में भी तो इतने समय लगेगा, तो दोनों एक कीजिएगा 8 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि एक एथलीट त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 30 समय लेता है तो एथलीट की चाल क्या होगा आपको बता। एक धावक था, जिसको एक रनर था, कोई भी एग्जाम्स के लिए रनिंग करता होगा पीटी के लिए, तो एक वृत्ताकार पथ पर ये चल रहा है, ठीक है, ये मैदान है, ये आपका रनिंग का क्षेत्र है, ठीक है, इस वृत्ताकार पथ पे ये चल रहा है, इसकी त्रिज्या आर है, समझ गए, इसकी त्रिज्या आर है, और ये यहाँ तक शुरू करते हैं, यहाँ तक शुरू करते 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 वापस तक जब आते हैं तो इसको 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपको बताना है इसकी चाल क्या हो, आप जानते हैं चाल क्या हो जाता है, दूरी बेटे समय, तो इसके लिए दूरी क्या होगी, तो वृत्त की परिधि तो होगी मेरे दोस्त, क्योंकि वृत्त के चारों ओर साइड घूम रहा है, तो यानी 2 पाई आर। चाल क्या होता है, दूरी बेटे समय, समय कितना है टी समय, तो यही आपका चाल हो गया 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी, इसका चाल हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न, आज 5 प्रश्न आप लोग का कमी है मेरे दोस्त, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, नहीं हो पाया था आप लोग का टाइपिंग्स, इसी वजह से आप लोग के आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से रखते हुए 10 प्रश्न सोचे, 5 या 10 प्रश्न कुछ भी लेके आपके लिए जो भी बेनिफिट हो वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इसमें आपका यदि हल अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा आप लोग का जो भी था वो आपका सॉल्व हो चुका है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त, और कोई भी अपडेट्स के लिए यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचे तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाकर आपको ज्वाइनिंग करना होगा, यहाँ आप नहीं करते हैं तो मैं ये वादा नहीं करूंगा कि जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन
टेलीग्राम पे हो जाइएगा और पल-पल अपडेट आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? सेशन कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं जो मैथ्स में जिसको परेशानी है उसके पास शेयर कर दीजिएगा और आप लोग यदि न्यू हैं अभी चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की नोटिस हो, प्राइवेट जॉब की नोटिस हो, चाहे वो क्लास रिलेटेड कोई भी पीडीएफ हो तो ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलते रहेगा, ठीक है? तो अभी के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।